हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नेक्स्ट टीचर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने टारगेट एग्जाम एमपीटेट वर्ग 3 के बारे में। क्या सिलेबस चेंज होगा या नहीं, इस पर भी बात करेंगे और हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए। हालांकि सभी के मन में यही डाउट है कि सिलेबस चेंज होगा या नहीं होगा। तो देखिए, यह सोचना हमारा काम नहीं है कि सिलेबस चेंज होगा या नहीं। हमारा काम है सिर्फ पढ़ाई करना, है ना, वो भी स्मार्ट तरीके से, है ना। स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनानी है हमें अपनी पढ़ाई को लेकर। ठीक है। अगर हम लेके पिछले टेट एग्जाम जो कि वर्ग 2 जिसका एनालिसिस करें, तो प्री और मेंस में बदलाव देखा गया है ना। पहले प्री हुई है 150 मार्क्स की हुई है, और मैथ्स जो मेन एग्जाम जो हुआ है वर्ग 2 का, वो 100 मार्क्स का हुआ है। और कुछ सिलेबस भी चेंज देखने को मिला है। तो हो सकता है वर्ग 3 का सिलेबस भी कुछ चेंज हो, है ना। वर्ग 3 का भी सिलेबस कुछ चेंज हो सकता है, पर हम श्योरिटी के साथ तो नहीं कह सकते कि क्या हो सकता है ना। तो हम सिर्फ अपना काम कर सकते हैं, वो क्या है, सिर्फ पढ़ना और सही रणनीति के साथ पढ़ना, है ना। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी अपनाई कि अपना कम से कम अपना सिलेबस 70 से 80% तैयार हो जाए, है ना। मेनली हमारे 6 सब्जेक्ट हम लेके चलते हैं। मैथ्स, ईवीएस हो गया, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश और पेडागोजी। बात करते हैं हम उन बच्चों की जो संस्कृत से प्री एग्जाम दिए हैं, है ना। अब उनका यही डाउट है कि इंग्लिश आएगा कि संस्कृत आएगा। इन दो सब्जेक्ट में लड़ाई है ना, कि इंग्लिश आएगा या संस्कृत आएगा। अब दोनों बच्चे कंफ्यूज है कि इंग्लिश पढ़े कि संस्कृत पढ़े। तो देखिए, ये सोचना हमारा काम नहीं है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। हमारे सामने सब्जेक्ट है और हमें पढ़ना है, हमें बस इतना पता होना चाहिए। ठीक। तो देखिए, ये 3 सब्जेक्ट तो हैं, है ना, जो हमें पता है कि आएंगे ही। मैथ्स, ईवीएस और हिंदी। संस्कृत वाले बच्चों की बात कर रही हूँ ना। मैथ्स, ईवीएस और हिंदी, ये 3 सब्जेक्ट तो हमें पता है कि आएंगे। तो आप इनको कवर कीजिए पहले, है ना। इनको रेडी कर लीजिए कि हमें अगर कोई हमें इन सब्जेक्ट में दिक्कत ना आए एग्जाम में। मैथ्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है, हिंदी भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो आप इन्हें अच्छे से कवर कर लीजिए, है ना। और सीडीपी को भी कम से कम 1 घंटा रेगुलर दीजिए। अब बात है संस्कृत और हिंदी की कि क्या सॉरी संस्कृत और इंग्लिश की कि क्या पढ़ें। तो संस्कृत तो आप अभी तक पढ़ ही रहे हो, है ना, पर इसको ये भी नहीं कि हमें संस्कृत छोड़नी है। नहीं, संस्कृत को भी लेके चलना है। पर प्री में आपने संस्कृत पढ़ा है और अभी तक भी आपका प्री में सिलेक्शन हुआ है, तो अभी तक भी आप संस्कृत पढ़ ही रहे हो। तो आपने बहुत अच्छा खासा कवर कर चुके हो संस्कृत में। अब आपको, है ना, संस्कृत के अलावा इंग्लिश को भी कम से कम 1 घंटा तो रेगुलर देना चाहिए। अगर इंग्लिश संस्कृत हट गई और इंग्लिश आ गई, तो फिर आपको परेशानी आ जाएगी, आप दिक्कत में पड़ जाओगे, क्योंकि इंग्लिश से आप रूबरू हो ही नहीं। तो आपको इंग्लिश अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देनी चाहिए, ताकि आप, अगर इंग्लिश आती है तो आप उसकी तैयारी में परेशान ना हो और अच्छे से उसकी तैयारी को कर सको, है ना। तो आपको इंग्लिश भी पढ़ना है, संस्कृत भी पढ़ना है, सीडीपी भी पढ़ना है। पर अभी मैथ्स सबसे ज्यादा करनी है, ईवीएस को भी ज्यादा टाइम देना है और हिंदी भी। तो आप सबसे ज्यादा टाइम मैथ्स को दीजिए, फिर ईवीएस को दीजिए, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और ईवीएस को सीडीपी को बराबर टाइम दीजिए। आप मिनिमम 8 घंटे भी पढ़ाई करते हो ना, तब के सारे सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं। और उससे ज्यादा दोगे तो आपका ही बेनिफिट है, जितना आप पढ़ोगे उतना आपका फायदा है ना। अब ये सब्जेक्ट और घंटे की तो बात हो गई। अब हफ्ते में मंडे से लेकर फ्राइडे तक आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए सारे सब्जेक्ट को। सैटरडे को रिवाइज कीजिए और संडे को टेस्ट लगाइए। और अपने आप को आंकिए कि आपकी कहाँ पर आप कमी रह गई, किस सब्जेक्ट में कमी आ रही है, किस सब्जेक्ट में कम नंबर आ रहे हैं, उस सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस कीजिए, है ना। ठीक। अब बात करते हैं जो इंग्लिश से प्री दिए हैं बच्चे, है ना। जो इंग्लिश से प्री दिए हैं उन बच्चों की बात करते हैं। उनका तो कोई डाउट है नहीं, उनको तो इंग्लिश में देना ही है। तो मैथ्स हो गया, ईवीएस हो गया, और हिंदी, इंग्लिश और सीडीपी, ये 5 सब्जेक्ट हैं।
पांचों में से आप सीडीपी का थोड़ा ऐसा है कि आएगी या नहीं, पेडागोजी आएगी या नहीं, तो सीडीपी तो आप इतना पढ़ चुके हो कि अगर आती भी है तो आप अच्छा स्कोर कर लोगे, है ना। उसके साथ में मैथ्स को अच्छा कीजिए, ईवीएस को, हिंदी को और इंग्लिश को। मैथ्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है, हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो इन पे भी फोकस अच्छा खासा कीजिए। इंग्लिश सबकी वीक होती है, कोई परफेक्ट नहीं होता इंग्लिश में, तो आप इसको ज्यादा टाइम दीजिए, ठीक है। और ईवीएस इनको अच्छे से कर लीजिए। अब डाउट है इसका, अगर कोई अदर सब्जेक्ट भी आता है, तो अगर आपके ये 4 सब्जेक्ट अच्छे हैं, मजबूत हो गए हैं ये 4 सब्जेक्ट, तो आप इसको करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और अच्छे से कर पाओगे बिना किसी प्रेशर के, क्योंकि हमारे ऑलरेडी सब्जेक्ट मजबूत हो चुके हैं। बात कर लेते कि क्या रिसोर्सेज अपनाएं। देखो, मैथ्स आप 10th लेवल तक कर लीजिए, 10th लेवल तक की मैथ्स आप कर लीजिए। ईवीएस में एनसीईआरटी आती है, एनसीईआरटी 6 to 12th आप अच्छे से कर लीजिए, बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। उसके बाद हिंदी आप जो मेन टॉपिक हैं उनको कवर कर कीजिए, साथ में जो 2022 और 24 की जो पीवाईक्यू है हिंदी के, है ना, 2022 और 24 के जो पीवाईक्यू है उनको कीजिए। इसमें पीवाईक्यू में क्या है, आप पोयम और पैराग्राफ को सॉल्व कीजिए, ताकि आपको प्रैक्टिस होगी उस चीज की, और एग्जामिनर जो लैंग्वेज पूछता है उसमें भी पकड़ होगी, है ना। उसके बाद इंग्लिश में आप टॉपिक क्लियर करने के बाद मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कीजिए। आप जितना प्रैक्टिस करोगे इंग्लिश उतनी स्ट्रांग होगी और क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम होंगे, है ना। इंग्लिश रट नहीं सकते, रटने से मतलब नहीं है ना, कितना रटोगे। तो आप प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो और प्रैक्टिस करो, और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी इंग्लिश मजबूत हो जाएगी। सीडीपी का एक लेक्चर मिक्स्ड टॉपिक का आप रेगुलर करें, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे आपके सीडीपी के, ठीक। यही बात, ठीक। आई होप समझ में आया होगा। तो आपने मेन सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए। जो डाउट में चल रहे हैं सब्जेक्ट कि संस्कृत की जगह इंग्लिश आएगी, है ना, सीडीपी नहीं आएगी, कोई और सब्जेक्ट आएगा या पेडागोजी नहीं आएगी, तो ये बात की बात है, जब रूल बुक आएगी तब हमें पता चल ही जाएगा कि एक्चुअल में क्या नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है। पर जो हमारे हाथ में है अभी कि हम क्या सब्जेक्ट अच्छे से कर सकते हैं, उनको करते हैं। तो आप अपना मैथ्स, ईवीएस, इंग्लिश, हिंदी इनको तो स्ट्रॉन्ग कीजिए, है ना। जो हमारे मेन सब्जेक्ट है उनको स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि पॉजिटिव चीज को आप लेके चलोगे तो हमेशा आगे रहोगे। दो चीज नेगेटिव आने से आप उसके पीछे अपना समय बर्बाद करोगे, तो उससे कुछ हाथ नहीं आना है ना। तो अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करो। साथ में जीके भी, जीके में क्या, एमपी जीके, इंडिया जीके, कुछ भी आ सकता है। साथ में करंट अफेयर भी देखते रहिए, क्योंकि करंट अफेयर आपका ईवीएस का ही पार्ट हो जाता है ना। तो ये इसमें आपके काम आ जाएगा। जीके भी एक ईवीएस का ही पार्ट हो जाएगा, है ना। तो ये ईवीएस में अगर नहीं भी आता है तो ईवीएस में ही आपको हेल्प मिल जाएगी इससे। अगर क्वेश्चन 100 मार्क्स, अगर पेपर 100 मार्क्स का बनता है और 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो पर सब्जेक्ट आपको 20 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट आ सकते हैं। एक अनुमान लगा सकते हैं। देखो, मुझे भी नहीं पता कि क्या एक्चुअल में एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या क्वेश्चंस आएंगे, क्या सब्जेक्ट होने वाले, हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है, तो अगर आपके 3 या 4 सब्जेक्ट अगर मजबूत हैं, तो आप 70 से 80% सिलेबस कवर कर चुके होंगे। रहेगा आपका 30 से 20%, जो कि रूल बुक आने के बाद कम से कम 1 से 2 महीने तो मिलते ही हैं, तो हम उसमें कवर कर लेंगे, है ना। और कोई भी हुआ 100% किसी से भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। अगर आप 85 से 90% में आपका सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप सिलेक्शन के बहुत करीब हो जाते हैं, है ना। तो आप अपने स्ट्रैटेजी पर फोकस कीजिए। आई होप मैंने जो समझाने की कोशिश की आपको समझ में आया होगा। और आप जो कोई भी रिसोर्स, अपना स्टडी मटेरियल जो भी आप यूज लेते हो या पढ़ते हो जिस भी सोर्स से, उसमें अपना 100% दो, है ना। क्योंकि जितना आप सोर्सेस पढ़ रहे हो उसमें अगर आप अपना 100% नहीं दोगे तो कोई मतलब नहीं है उस चीज को पढ़ने का। लिमिटेड सोर्सेस रखो और 100% दो, मल्टीपल टाइम उसकी
प्रैक्टिस करो, ठीक।